नमस्कार, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव.com में आपका स्वागत है और मैं हूं कुलदीप शर्मा। लगातार सोशल मीडिया पर हम फूलन देवी को देख रहे थे। फूलन देवी के काफ़ी रूप सामने आए थे। आज हम आपको कुछ अहम और रोचक जानकारी दिखाना चाहते हैं जो शायद आपने कभी देखी और सुनी नहीं होगी। पहले चर्चा कर लेते हैं कि फूलन को आप किस रूप में देखना चाहेंगे। उसके जीवन काल की कई अनकही बातों को हम आपको रूबरू करवाते हैं। फैसला आपका खुद का है या आखिर आप किस रूप में उसे देखना चाहते हैं। फूलन देवी कहानी को मैं किस रूप में पाठकों के सामने पेश करूं। फूलन को एक खतरनाक डकैत के रूप में आपके सामने लाऊं जिसके सर पर सरकार द्वारा इनाम रखा गया था, या जिसने 2 सालों तक पुलिस को नाको चने चबा दिए थे लेकिन हाथ नहीं लगी, या वह फूलन जिसके नाम से पुलिस वाले भी कांपते थे और उसकी तलाश में चंबल में कदम रखने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे, या उस फूलन को पेश करूं जिसके साथ गांव के ठाकुरों ने कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया था। उसे नग्न अवस्था में शरेआम गांव में घुमाया गया था, जिसका बदला उसने बेहमई गांव में 22 ठाकुरों को गोलियों से भून कर लिया था। या फूलन देवी को उस राजनीतिक के रूप में पेश करूं जिसने 11 साल जेल में काटने के बाद भी पूरे आत्मविश्वास से 2 बार चुनाव लड़ा और सांसद बनी। जाति उत्पीड़न के खिलाफ एक ज्वलंत प्रतीक, कानून की आंखों में एक अपराधी, कुछ की आंखों में एक उदारकर्ता, एक अत्यधिक विवादास्पद जीवन शैली का उदाहरण, जो फिर भी एक महिला थी जो अपने जीवन में घटित हुई घटनाओं पर कहानी लिखना तो चाहती थी लेकिन अपनी शर्तों पर। 16 साल पहले दिल्ली में अपने निवास के सामने फूलन देवी की हत्या हुई थी। उनके जन्मदिन के अवसर पर जनमंच इस असाधारण महिला के जीवन से आपको रूबरू करवाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसका जन्मदिन निकल चुका है। एक सवाल आता है कि मन में, क्या फूलन जन्मजात विद्रोही थी? ये सवाल सोशल मीडिया पर खूब गूंजता है, लेकिन हम आपके सामने कुछ परतें खोलना चाहते हैं। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के गुड़गांव के पुरखा नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। एक छोटी बच्ची के रूप में ही फूलन तेज तर्रार ही नहीं बल्कि एक फायर ब्रांड छवि पाने वाली शख्सियत थी। उसके फायर ब्रांड होने का अंदाज़ा इसी बातों से लगाया जा सकता है कि जब वह 11 वर्ष की थी तो उसके चचेरे भाई ने परिवार की ज़मीन बेच दी, जिसे वापस हासिल करने के लिए फूलन उस कच्ची उम्र में भी धरने पर बैठ गई। उसकी इस हरकत ने उसके परिजनों को डरा दिया। उन्हें डर सताने लगा कि फूलन का मन कहीं उसके साथ पूरे परिवार को मुसीबत में ना डाल दे, और परिवारजनों ने फूलन को परेशानी से बचाने के लिए 11 साल की उम्र में ही उसकी शादी एक युवक से कर दी जिसकी उम्र 30 वर्ष से भी ज़्यादा थी। यही वो बिंदु थे जहां से फूलन का जीवन असाधारण होता चला गया। माला सेन की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडियाज़ द बैंडिट क्वीन, द ट्रू स्टोरी ऑफ फूलन देवी के अनुसार उसने एक संपत्ति विवाद के संबंध में अपने रिश्तेदारों से विवाद कर लिया और परिणाम स्वरूप उसे जेल में फेंक दिया गया। जमानत पर रिहा होने पर डकैतों ने उसका अपहरण कर लिया। फूलन के जीवन पर रिसर्च करने वाले अन्य लोगों का कहना है कि उसके पति ने शादी के कुछ दिनों बाद ही 11 वर्षीय फूलन के साथ बलात्कार किया था, जिससे फूलन वापस अपने घर आ गई और बाद में उसने चंबल के डकैतों के गैंग का हाथ पकड़ लिया। कुछ कहानियां कहती हैं कि उसके प्रेमी विक्रम मल्लाह की मृत्यु के बाद प्रतिद्वंदी गिरोह के डकैतों ने फूलन देवी को बहमाई तक पहुंचा दिया, जहां उन्हें खबर लगी थी कि उसके साथ सामूहिक दुराचार करने वाले लोग किसी विवाह समारोह में आए हैं।
अभी तक फूलन डकैतों के गैंग का एक हिस्सा मात्र थी, लेकिन बहमई से कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिससे दिल्ली के साथ साथ विश्व में लोग फूलन देवी के नाम से वाकिफ होने वाले थे। बहमई उत्तर प्रदेश का एक गांव है, कानपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर। किसी को नहीं मालूम था ये गांव हिंसा का ऐसा कुरूप चेहरा देखने वाला था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह हिंसा फूलन के हाथों से होने वाली थी। ऐसी घटना होने वाली थी जो फूलन को एक बहुत ही खतरनाक डकैत के रूप में स्थापित कर गई। बहमई में होने वाली घटना ने फूलन का जीवन में कभी सुकून से जीने नहीं दिया। बहमई का भूत हमेशा उसे परेशान करता रहता था। यह वही बहमई गांव था जहां फूलन देवी को एक कमरे में रखा गया था और 3 सप्ताह तक बार बार ठाकुर के एक समूह द्वारा उसका सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस घटना के दस्तावेज उपलब्ध है, लेकिन फूलन ने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया था। हमारे पास फूलन देवी का बयान है जो एक बहादुर बलात्कार पीड़िता के रूप में है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसने खुद को सामूहिक बलात्कार की पीड़िता के रूप में कभी भी दिखाने की कोशिश नहीं की थी। उनकी जीवनी लेखक माला सेन कहती है भी विक्रम मल्लाह की मौत के बाद फूलन देवी का क्या हुआ, इसके विभिन्न संस्करण हैं। जब मैंने उनसे बात की तो वह अपने बेइज्जती यानी अपमान के बारे में बोलने से हिचकिचा रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह ठाकुरों के हाथों हुए अपने अपमान के विवरण पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहती थी। उस बलात्कार के बारे में फूलन ने माला सेन से बस इतना ही कहा था कि उन लोगों ने मुझसे बहुत गंदा मजाक किया था। इससे पता चलता है कि फूलन देवी की तरह एक दुर्दांत महिला भी बलात्कार से होने वाली मानसिक आघात से नहीं बच सकती थी। जी हाँ, वो भी ताउमर। बेशक अन्य बलात्कार पीड़िताओं के विपरीत उसने प्रतिशोध का रास्ता चुना, ऐसा प्रतिशोध जो भारत में उस समय तक कभी ना देखा गया था और ना ही सुना गया था। बहमई गांव में फूलन ने उन 2 लोगों को पहचान लिया था जिन्होंने उसके साथ हुए सामूहिक बलात्कार में भाग लिया था। अब सोशल मीडिया पर एक सवाल और उठता है भी बहमई के नरसंहार में कुछ बातें सामने आती रही हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें, इंदिरा जयसिंह जिन्होंने बेडिंट क्वीन के निर्माता पर फूलन की ओर से उसकी कहानी का तोड़ मरोड़ कर दिखाने के लिए एक मुकदमा भी दर्ज करवाया था, जिसकी पैरवी भी की थी। rediff.com के लिए लिखे अपने कॉलम में बताया कि भारत में ना जाने कितनी महिलाएं हैं जिनके साथ रोज दुष्कर्म होते रहते हैं। उन महिलाओं को जरा भी बलात्कारी से बदला लेने के बारे में नहीं सोचता और न ही वह ध्यान देती है कि पंचायतों ने दुष्कर्म करने वालों को सजा दी या नहीं। मुझे लगता है कि फूलन ने अपने साथ हुए सामूहिक बलात्कार से खुद को पहुंचे आघात को अपने अंदर दफन कर लिया था। फूलन देवी ने 1981 में बहमई में धावा बोला, जहां उसने उन 2 लोगों को पहचान लिया जो उसके साथ हुए गैंगरेप में शामिल थे। उन दोनों से फूलन ने बाकी बलात्कारियों के बारे में पूछा, लेकिन जब उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी तो पूरे गांव से ठाकुरों को घर के अंदर से खींचकर एक जगह इकट्ठा किया। वो कुल 22 ठाकुर जाति के लोग थे, कुछ दोषी थे तो बाकी निर्दोष थे। लेकिन इससे फूलन को फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसके साथ गैंगरेप करते समय उससे कहा गया था कि ठाकुरों के विरुद्ध बोलने का यही अंजाम होता है। इससे फूलन के मन में पूरी तरह ठाकुर बिरादरी के खिलाफ नफरत घर कर गई थी। नतीजन 22 ठाकुरों को फूलन और उसके साथियों ने राइफलों से फायर कर कर बहमई में खून की नदियां बहा दी। बहमई में हुए इस नरसंहार से पूरा देश सिहर उठा था। खासकर राजनीतिक गलियारों में उसकी धमक ने संसद तक को हिलाकर रख दिया। फूलन को दस्यु सुंदरी का खिताब मिल गया। तेज तर्रार पुलिसकर्मियों की एक ऐसी टीम बनाई गई जिसका सिर्फ एक ही मकसद था कि फूलन देवी को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए।
पुलिस चंबल में कूद पड़ी। फूलन के गैंग के कई सदस्यों को जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन 2 साल की तमाम कवायद के बाद भी फूलन पुलिस के हाथ नहीं लगी। इस ऑपरेशन में शामिल कुछ पुलिसकर्मियों के बयान पर अगर फूलन देवी की जीवनी में लिखा गया है, जब वो बिहेड़ों में फूलन की तलाश में जाते थे तो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। 22 लोगों की मौत को नींद सुलाने वाली फूलन कुछ भी कर सकती थी। पुलिस को इसका एहसास था, इसीलिए पुलिस भी डरी हुई थी। लगातार पुलिस से बचते भागते अंत में फूलन ने सशर्त आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया और भिंड के ही एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को अपनी मांग से अवगत करवाया। फूलन की शर्त थी कि उसे फांसी की सजा नहीं दी जाए और उसे खुली जेल में रखा जाए, और शासन ने मंजूरी दे दी और फूलन ने अपने हथियार डाल दिए। फूलन पर 48 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से 30 डकैती और अपहरण के थे। फूलन 11 सालों तक जेल में रही, लेकिन इस असाधारण महिला के जेल जाने के बाद भी कहानी पर विराम नहीं लगा, क्योंकि कहानी अभी बाकी थी। फूलन का राजनीति में प्रवेश और अपने जीवन का अंतिम अध्याय लिखने की वो कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जेल से छूटने के 2 वर्ष बाद यानी 1996 में फूलन देवी ने सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह के कहने पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर भदोही से चुनाव लड़ा और विजयी रही। बंदूकों से बैलेट और मध्य प्रदेश के बिहेड़ों से अशोका रोड पर घर तक का फूलन का सफर बहुत कुछ सिखाता था। लेकिन जब तक फूलन संसद पहुंच चुकी थी और सारे ऐशो आराम उसके पास थे, तो फूलन के जहन में एक भय उत्पन्न हो गया कि भयमयी की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसे आभास था कि उस पर हमला हो सकता है। वह अपने लिए पुलिस सुरक्षा चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि उसे वह सुरक्षा मिलती, 25 जुलाई 2001 को जब वह संसद भवन में अपने आवास पर यानी 44 अशोका मार्ग पर थी, तब ठीक उसके घर के सामने शेर सिंह राणा ने फूलन को गोली मार दी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शेर सिंह राणा ने अपने बयान में कहा कि उसने क्षत्रिय होने का फर्ज निभाया है। 22 ठाकुरों की मौत का बदला लेने के लिए उसने फूलन को मौत के घाट उतारा है। यह भी एक प्रतिशोध था। फूलन का जीवन जो हिंसा और नाइंसाफी से भरा हुआ था, उस दिन फूलन या सर्किल बनाकर फिर से शुरुआती बिंदु पर पहुंच चुका था। वहां जान का बदला जान देकर ही चुकाना होता है। अभी भी आप फूलन देवी को किस रूप में परिभाषित करेंगे? पीड़ित वर्ग के लोगों के लिए वह एक अग्रणी थी और हीरो थी, तो वहीं उत्पीड़न की व्यवस्था के खिलाफ निराश होकर हिंसा को अपना हथियार बना बैठी थी। दूसरी ओर कई लोगों के लिए वह एक अपराधी थी और उसका अंत वैसे ही हुआ जैसे होना चाहिए था। फूलन देवी के बारे में आपकी राय कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारे हिसाब से यह एक ऐसी असाधारण महिला थी जो विद्रोही थी और यह जानती थी कि इसका मतलब क्या था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। फूलन देवी जैसी और भी महिलाओं और पुरुषों की कहानी हम लगातार आपके सामने लाते रहें।